आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। व्हाई स्ट्रेटेजी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एंड हैविंग मल्टीपल स्ट्रेटेजी इज द क्राइम। मतलब आपको तो सेंट्रल जेल में डाल देना चाहिए। ये मतलब टोटली बायस्ड है। कोई डर नहीं होता है मन में, कंप्लीट एनालिसिस कर रहा होता है, बट इस थॉट के साथ कि अगला ट्रेड मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। ये पहला साइकोलॉजिकल क्राइम एक ट्रेडर जो ट्रेडिंग में आते हुए करता है। उसके माइंड में स्ट्रेटेजी के कोई भी रूल्स फ्लो ही नहीं कर रहे हैं। बिलीव मी मैम, ट्रेडिंग इज मैथ्स। ट्रेडिंग इज अ मैथ्स, प्रोबेबिलिटी। हाँ, तभी जो है आप मैथमेटिक्स में हो और रोबोटिक हो। यूएस के ट्रेडर्स तो बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, एल्गो यूज करते हैं, एचएफटी यूज करते हैं, बहुत कुछ यूज करते हैं। आपने यूएस मार्केट से क्या सीखा? मैम सबसे पहले तो जब मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया था, आई वाज अ लॉस मेकिंग ट्रेडर, कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग ट्रेडर। बट भगवान की दया से उस समय मेरे पास बहुत कम पैसे आते थे, तो लॉस कम होता था। बट ये पता चल गया था कि कंसिस्टेंट लॉस ही हो रहा है। तो मैं कहीं तो कोई तो एक्स फैक्टर है जो ट्रेडिंग में मुझे नहीं समझ आ रहा है। एक बार ये भी सोचा कि शायद इस दुनिया में किसी कोने में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जो लोग यूज़ तो कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। जिस दिन वो स्ट्रैटेजी मेरे हाथ में लग जाएगी, मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। वो खजाना नहीं मिला। नहीं मिला। आई एम एमएससी मैथमेटिक्स ड्रॉप आउट गाय। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूएस मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए। 3 ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया प्लस में। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ और आंखें वाइड ओपन हो गई। समझ आ गया मैं इंडियन मार्केट में लॉस क्यों कर रहा था। नमस्ते व्यूअर्स, आई एम ज्योति बुदिया और आज का ये पॉडकास्ट आप लोग को बहुत मज़ा आएगा बिकॉज मुझे आज पहली बार कोई ऐसे मिले हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस पे कोई भरोसा नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने इनके व्यूज़ सुने, देखे, इनसे बातचीत की, तो भाई हमारा तो मन हो गया कि इनकी नॉलेज आप तक पहुंचाई जाए। अब आप ये सोचो कि काम तो मेरे लिए भी बहुत टफ है कि एक हार्डकोर टेक्निकल और डेरिवेटिव जो डेटा और चार्ट के अलावा कुछ दूसरी चीज़ समझती नहीं है। आपको साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट तो मेरा पार्ट है ही, बट नॉट विदाउट टेक्निकल्स एंड डेटा। वो आज ऐसे पर्सन से बात कर रही है जो चार्ट्स के टोटली अगेंस्ट में है, डेटा के टोटली अगेंस्ट में है और सिर्फ साइकोलॉजी एंड माइंडसेट पे बात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर रविंद्र, नाम भी ऐसा ही है, मिस्टर रविंद्र रोकड़े। तो आज आपको आई डोंट थिंक कि रोकड़ा की कोई कमी होनी चाहिए इनकी नॉलेज के बाद। तो नमस्ते रविंद्र सर जी। नमस्ते मैम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। Sir, thanks for coming and the biggest thing is a challenge for me कि मैं आपका जो इंटरव्यू ले रही हूँ। ऑफ कोर्स आप रिस्क मैनेजमेंट पे बात करते हो, डिसिप्लिन पे बात करते हो, विच गोज विथ मी टोटली जी 100%। बट जब आप बोलते हो कि टेक्निकल एनालिसिस, यू डोंट सी यू अगेंस्ट टेक्निकल एनालिसिस, यू आर अगेंस्ट डेटा रीडिंग, तो भाई ऐसा क्यों? जी मैम, इट इज़ फॉर अ रीज़न। मैं आपको थोड़ा इन डिटेल्स बताना चाहता हूँ। हमारा जो चार्ट होता है, कि कोई भी चार्ट ले लो आप, इंडेक्स चार्ट लो, चाहे स्टॉक्स का चार्ट लो या फॉरेक्स का चार्ट लो, कोई भी चार्ट, वो एक रैंडम मूवमेंट करता है। बिलीव मी, देयर इज़ नो साइक्लिक मूवमेंट इन चार्ट्स। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, उन कंप्लीट रैंडमनेस में, उस कंप्लीट क्योस में, इन बिटवीन पैटर्न्स फॉर्म होते हैं जो रिपीटेशन में फॉर्म होते हैं। उन्हें हम हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, वेजेस, फ्लैग्स, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल इस लैंग्वेज में पहचानते भी, हम सब लोग पहचानते हैं और मैं उन पर बिलीव करता हूँ। उसका भी मैं रीज़न आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट मीनवाइल, जैसे आपने कहा कि मैं चार्ट्स पर बिलीव नहीं करता, मैं ये बिलीव करता हूँ मैम कि प्रॉफिट केवल साइकोलॉजी से किया जा सकता है, स्ट्रैटेजी से नहीं। एंड द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ट्रेडर इज अ चार्ट। रीज़न why strategy is not that important and having multiple strategy is the crime। मतलब आपको तो सेंट्रल जेल में डाल देना चाहिए, having multiple strategies, because you will not be able to handle those strategies with a peace। बिल्कुल भी आप शांति से उन सब स्ट्रेटजीज को हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस chaotic randomness में one or the other strategy will definitely generate signal for you। What is the role of strategy? If trader will understand, then
my answer will reach their heart. Role of strategy is up to entry only. So हर ट्रेड के दो पार्ट होते हैं, बिफोर एंट्री, आफ्टर एंट्री, और ये दोनों पार्ट अपने कंट्रोल में नहीं है. बट बिफोर एंट्री आपका दाव पर कुछ नहीं लगा हुआ है, और आफ्टर एंट्री सब कुछ आपका दाव पर लगा हुआ है. ठीक, तो बिफोर एंट्री ट्रेडर कहीं पर भी घबराता नहीं है, कोई डर नहीं होता है मन में, कंप्लीट एनालिसिस कर रहा होता है, बट इस थॉट के साथ कि अगला ट्रेड मुझे प्रॉफिट होना चाहिए. ये पहला साइकोलॉजिकल क्राइम एक ट्रेडर जो ट्रेडिंग में आते हुए करता है. जब वो किसी भी चार्ट को देख रहा है, उसका अप्रोच होता है कि ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं, इसके बाद जब मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा उसमें मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए. अब क्या हुआ, उसका जो ब्रेन है, जो सोच रहा है, वो कंप्लीट प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है. इस समय उसके माइंड में स्ट्रेटजी के कोई भी रूल्स फ्लो ही नहीं कर रहे हैं. उसका माइंड पूरा फोकस्ड है प्रॉफिट 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 एंड ओनली प्रॉफिट. इस वजह से होता क्या है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग अ सेटअप, ही ट्रेड एंटिसिपेशन, ही ट्रेड इज एनालिसिस. और जो एनालिसिस कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप कोई भी चार्ट उनके सामने प्रेजेंट करो, उस करंट कैंडल पर आपको बता पाएंगे यहां से चार्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. इफ यू आर एबल टू प्रेडिक्ट अ चार्ट वेर इट विल गो फ्रॉम द करंट कैंडल, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते. ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं. रीजन, अगर आप हर जगह चार्ट पर बाय सेल कर रहे हो, इतने रैंडम चार्ट में इतना रैंडमनेस क्रिएट कर रहे हो, तो आप खुद ही आपके एनिमी बन बैठे हो. इसीलिए मैं ये कहता हूं, वन सेटअप ट्रेडर इज ऑलवेज अ गुड ट्रेडर. मैं ये नहीं कहता हूं कि चार्ट खराब है, बस उसको एंट्री तक यूज करो. बट मैंने कई ट्रेडर ऐसे देखे, कई क्या 90% ट्रेडर ऐसे देखे, एंट्री के बाद हर कैंडल को ऑब्जर्व करते रहते हैं. और महेंद्र सिंह धोनी, मैं उनका फैन भी हूं, उसका एक बहुत प्यारा सा एक सिंगल लाइनर है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. इज देयर एनीथिंग यू कैन कंट्रोल आफ्टर योर एंट्री? नो. बट 90% ऑफ द ट्रेडर ट्राइज टू कंट्रोल कि यहां से रिवर्स आ जाएगा, यहां पीछे रेजिस्टेंस है. कुछ नहीं होता है, वो केवल चार्ट उसका कैरेक्टर बताता है. पॉइंट इज, ट्रेडर चार्ट पर हमेशा वो ढूंढता है या बना देता है जो उसे करना है. तो आप क्या कहते हो कि चार्ट पे मतलब टोटली बायस्ड है? चार्ट रैंडम है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक केओटिक माहौल में एक जगह खड़े हो, ठीक है, बॉम्बे का ट्रैफिक है, पूरा ट्रैफिक इधर उधर चल रहा है, बट आप एक जगह शांत खड़े हो, आपको ट्रैफिक से कोई तकलीफ नहीं होगी. बट जिधर जिधर ट्रैफिक जा रहा है, उधर उधर अगर आप फ्लो में जा रहे हो, तो अब आप परेशान हो जाओगे और गुस्सा भी आएगा. इसी तरीके से प्राइस के पीछे अगर कंटिन्यू दौड़ते रहोगे, जो कि इंडिकेटर और ऑसिलेटर्स करते हैं. तो आप इंडिकेटर, ऑसिलेटर्स, इन सब में ऐसा क्या है कि जो आप बिलीव नहीं करते? दे आर रैंडम. आपने यूज किया है इनको? कई बार, और बेस्ट वे पॉसिबल में बुक्स पढ़ के यूज किया है. बट आई टेल यू वन थिंग, व्हाट आई यूजुअली बिलीव, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. आप भी शायद उस पर बिलीव करते हो. बिल्कुल है ही. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इस टर्म्स को थोड़ा सा हम लोग ना डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. आई एम एमएससी मैथमेटिक्स ड्रॉप आउट गाय, सो मैं आपको प्रोबेबिलिटी, हाँ, तभी जो है आप मैथमेटिक्स में हो तो रोबोटिक हो. एंड बिलीव मी मैम, ट्रेडिंग इज मैथ्स. ट्रेडिंग इज अ मैथ्स. आप उसमें चार्ट पर जो इंटरप्रिट करने की कोशिश कर रहे हो, आप इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हो. डू नॉट इंटरप्रिट एनीथिंग. मुझे एक बात बताओ, मैं किस स्ट्रैटेजी को सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी समझता हूँ पता है? ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन. रीजन, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है. 15 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, बाय कर लिया, लो का स्टॉप लॉस लगा दिया. अब इससे 4 गुना प्रॉफिट आएगा तो बुक होगा, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो 3:15 को ऑटो स्कोर ऑफ होगा. जो ये ट्रेडिंग करेगा साल के अंत में 7% से, एफडी से एटलीस्ट 2% ज्यादा बना के बाहर निकलेगा. सोचो, इसमें कोई भी दिमाग है? क्योंकि आपने इमोशन लेस कर दिया ट्रेडिंग को. जहां पे इमोशंस आते हैं, इमोशंस मैक्सिमम कहाँ आते हैं? डिस्क्रिशनरी स्ट्रैटेजीज में. एंड इंडिकेटर ऑसिलेटर्स आर डिस्क्रिशनरी स्ट्रैटेजी. आप उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो, और आप ऑटोमेट करके देख लो, वही स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल बन जाएगी. और किसी ह्यूमन को यूज करने को दे दो, वही स्ट्रैटेजी लॉस मेकिंग होगी. सो माई पॉइंट इज,
इंडिकेटर और ऑसिलेटर्स अब मैक्सिमम 90%। अब तो ऐसा हो गया, जब मैं बहुत पहले ट्रेडिंग करता था 2010 11 12 में, उस समय 99% इंडिकेटर्स वर बेस्ड ऑन प्राइस, ओपन हाई लो क्लोज का कॉम्बिनेशन। बट नाउअडेज वॉल्यूम ऑल्सो गॉट इंटीग्रेटेड इन सम इंडिकेटर्स, जैसे वीवैप हो गया तो उसमें वॉल्यूम इंटीग्रेटेड है। और अकॉर्डिंग टू मी वॉल्यूम इज द ड्राइवर ऑफ द प्राइस। अगर आप आपके ट्रेडिंग में वॉल्यूम को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते तो आप तो पहला क्राइम कर रहे हो, क्योंकि आप इन्फ्लक्स का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। और प्राइस तो बायर सेलर से है ना, डोंट यू बिलीव दैट? प्राइस इज बिकॉज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नॉट बिकॉज ऑफ RSI, नॉट बिकॉज ऑफ स्टोकेस्टिक, नॉट बिकॉज ऑफ Bollinger Band. Price get formed when buyer and seller get agreed to trade on a particular price. ट्रू, मैं भी यही कहती हूँ कि यार वी डोंट ट्रेड RSI और स्टोकेस्टिक्स और MACD, वी ट्रेड ऑन प्राइस। तो जब तक प्राइस में एक्शन नहीं आएगा हम ट्रेड नहीं करते। राइट? अब देखिए मैम, जो indicators and oscillators, specifically let's talk about RSI. See, what RSI does, RSI generates a signal based on the parameters provided. अब अगर हमने उसको 14 5 5 का पैरामीटर दिया है तो वो 14 कैंडल्स का 5 के डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कुछ एवरेज निकालकर सिग्नल्स जनरेट करेगा। तो लास्ट 14 कैंडल्स ने क्या बिहेवियर फॉर्म किया है, उस 14 कैंडल्स के कैलकुलेशन पे वो सब प्लॉट होगा। अब इस 14 कैंडल्स में अगर केवल 1% की भी रेंज बनी है ना, और उसमें भी हाई और लो हल्के हल्के ब्रेक हो रहे हैं, तब भी वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को टच करेगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि वो फॉर्मुलेटेड है, उसको उसका खुद का दिमाग कुछ है नहीं। बट वॉल्यूम इज नॉट फॉर्मुलेटेड, वॉल्यूम को अपना दिमाग है और वॉल्यूम प्राइस को चलाता है। बट जब मैं ये बोलता हूँ, लोग उससे कोरिलेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो हर वॉल्यूम को या एवरेज वॉल्यूम से दुगने तिगने वॉल्यूम को देख रहे हैं। मैं देखता हूँ ह्यूज इम्बैलेंस, इतना इम्बैलेंस जो पिछले कई बड़े एवरेज से 30-40 टाइम्स बड़ा हो, और वैसे स्टॉक ढूंढ कर निकाल कर जहां बड़े मोमेंटम की गुंजाइश है वहां पे लॉस के लिए ट्रेड करता हूं। आई डोंट ट्रेड फॉर प्रॉफिट, आई डू ट्रेडिंग फॉर अ प्रॉफिट, बट आई ट्रेड फॉर लॉस। बिकॉज जब मैं लॉस के लिए ट्रेड करता हूं मेरे इमोशंस डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं देने के लिए ही रेडी हूं मार्केट मुझे नहीं डरा सकता। और स्ट्रैटेजी आपको बोलती है ट्रेड फॉर प्रॉफिट। आपको लगता है स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ट्रेड लेते कैसे हो? मैं बहुत सिंपल मैथमेटिक्स पे ट्रेड लेता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि 70% ऑफ द टाइम्स एवरी इंस्ट्रूमेंट स्टेज साइडवेज। रीजन, वहाँ पे केवल रिटेलर ट्रेड कर रहे हैं। आप मेरे जैसे थोड़े छोटे छोटे लोग 25 लाख 40 लाख 1 करोड़ लेकर ट्रेड कर रहे हैं, कुछ 10,000 50,000 लेकर ट्रेड कर रहे हैं, और हम छोटे छोटे ट्रेडर्स की वजह से वो प्राइस स्मॉल टाइट रेंज में मूव करते रहती है। बट एक्चुअली उनके जो फादर है मतलब इंस्टीट्यूशंस, जो बड़ा इन्फ्लक्स लेके आते हैं, इम्बैलेंस लेके आते हैं और जो प्राइस को बड़ी मूव करवाते हैं, जैसे हमने रिसेंटली लास्ट अक्टूबर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चार्ट पर देखा। अभी तो स्प्लिट है तो 900 से 2000 की जर्नी दिखा रहा है, बट वो एक्चुअली 2500 से 5600 तक जर्नी की है उसने। आप वहाँ जाकर 16 सितंबर से उसका चार्ट स्टडी कीजिएगा। ऐसा क्या हुआ कि उसके पहले वो चार्ट बिल्कुल नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद वो चार्ट अचानक से स्पर्ट करता है। सेम गोज विद द ITI स्टॉक्स। उसके ही नेक्स्ट मंथ में ITI में बिल्कुल वैसे ही मोमेंटम है। 250 रुपए का स्टॉक 596 हो रहा है विद इन द स्पैन ऑफ 41-50 डेज। रीजन, उस समय उसमें कोई ऐसा बायर इंटरेस्टेड हुआ जिसका बाइंग पोटेंशियल एक्सट्रीमली ह्यूज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और वो बड़े बाइंग पोटेंशियल के वजह से उसको वो स्टॉक कम रेट पर नहीं मिल सकता। रीज़न, उसकी तो चाहत है कि वो 250 में पूरी क्वांटिटी खरीद ले, बट जिस मैग्नीट्यूड पे वो बाय कर रहा है, हम जैसे रिटेलर उसको एक दाम पर इतनी सारी क्वांटिटी नहीं दे सकते, और ये उसकी मजबूरी है। अब बहुत सारे रिटेलर ये सोचते हैं ऐसी क्या मजबूरी, 1 महीना रुक जाए 2 महीना रुक जाए। मजबूरी इसलिए है क्योंकि आप और मैं रिटेलर, हम चार्ट पर ट्रेड करते हैं। उनके पास वो डेटा होता है, वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट दी प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनीज
या जो फ्यूचर इंडिवर्स है कंपनी के, उसके बारे में ऐसा क्रूशियल डेटा उनके पास होता है कि अब वो वेट नहीं करना चाहते, और अगर अभी वेट करेंगे तो फिर वो पैसा उनका आइडल पड़ा रहेगा। आप और मेरे से ज़्यादा ज़रूरत इंस्टीट्यूशन की है कि मार्केट खुला रहे। हम लोगों के लिए मार्केट बंद हो जाएगा ना, कल हम किसी कंपनी में जॉब कर लेंगे, कोई और बिजनेस खोल लेंगे। बट इंस्टीट्यूशन का ब्रेड एंड बटर स्टॉक मार्केट है। आप बिलीव नहीं करोगे, रियल एस्टेट में एक बिल्डर जब बिल्डिंग बनाता है 2 साल 3 साल 4 साल इन्वेस्ट करता है, फिर उसके बाद उसमें डबल ट्रिपल बनाता है अपने इन्वेस्टमेंट को, निकल जाता है। इंस्टीट्यूशन केवल 15 दिन 20 दिन 2 महीना 6 महीने में अपने कैपिटल को 10 टाइम्स करते हैं। स्टॉक का रेट तो केवल डबल होता है, स्टॉक हमें डबल होता हुआ दिखाई देता है, बट उनका पैसा 10 टाइम्स हो चुका होता है। कैसे? उनको वो प्रिविलेजेस है जहां पर वो 200 करोड़ अकाउंट में रख के 2000 करोड़ का माल 90 डेज तक कैरी कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी, वो प्रिविलेजेस हमको है नहीं। पहले हमको मिला मिला करते थे, आज एमटीएफ के नाम से चल रहा है। अभी एमटीएफ हमारे लिए आज इंट्रोड्यूस किया, क्या ये न्यू कंसेप्ट है? ये हमें अभी पता चल रहा है कि भाई तू आज खरीद और 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे मुझे, और तू 2-3 साल कैरी कर ले बुद्धिजात। तो आप सोचो, ये आज हमारे लिए बनाया जा रहा है जो कि लॉस मेकिंग है। वी आर अ लॉस मेकिंग एंटिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। हमें कोई भी प्रिविलेज देना किसी भी ब्रोकर को परवड़ने वाला नहीं है। एक लॉस मेकर को आप कैसे बोल सकते हो तेरे पास 1 रुपया है, ले 5 रुपए का माल खरीद, वो 1 रुपया तो डूबने वाला है उसका। बट एक स्मार्ट पर्सन जो खुद 300 की प्राइस 600 पर लेकर जाने वाला है, उसको तो आप बोलोगे मेरे घर से जो प्रिविलेज चाहिए वो ले ले, मैं सारे रूल्स तेरे लिए डिजाइन करता हूं। और इसीलिए इंस्टीट्यूशन जहां पर हमें 1 करोड़ का माल खरीदने के लिए 1 करोड़ लगता है, वो 10 लाख में भी वो काम कर सकता है। अब वो 1 करोड़ को जब 2 करोड़ बनाएगा तो एक्चुअली तो 10 लाख ही लगा हुआ है, और 2 करोड़ बन गए। ये सारी चीजें हमारे लिए, मतलब रिटेल इन बारे में सोचता ही नहीं है। बट क्या इंस्टीट्यूशन लॉस नहीं करते? लॉस भी बुक करते हैं। जब उनको चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, रिवर्स हो गया है, तो अपना लॉस बुक करके भी भाग जाते हैं। बट हम स्टबन बैठे रहते हैं, हम लॉस में एग्जिट नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट में हमारे पल्स रेट, पल्पिटेशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्रॉफिट बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हम लोग। आपको तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपने देखा होगा ट्रेडर को, अगली ग्रीन कैंडल बनती है, 100 रुपए का 100 रुपए 50 पैसा होता है, और बोलते हैं मैडम काटू, में पोजीशन काटू, प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन वही 100 का अगर 80 भी हो जाए तो उनको कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है। अब आप मुझे बताओ, प्रॉफिट में जब मार्केट आपके जेब से अठन्नी भी नहीं निकाल रहा है, उस समय आपके हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं, और जब वो 80 रुपए पे आया तो आपका कैपिटल 20% इरोड हो चुका है, आप शक्तिमान जैसे बैठे हो। पॉइंट इज व्हाई यू आर गेटिंग अफ्रेड इन प्रॉफिट्स, बिकॉज योर साइकोलॉजी इज वीक, सो यू आर नॉट लूजिंग मनी बिकॉज ऑफ दैट चार्ट। आप आपके साइकोलॉजी के वजह से पैसा गवा रहे हो, और आप चार्ट पर ही वर्क कर रहे हो। मतलब जहां देखो वहां ये स्ट्रैटेजी 90% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी। भाई साहब मेला लगा हुआ है, 80-90% एक्यूरेसी होती है मैम, मेरी तो नहीं होती। पॉसिबल ही नहीं है, कोई क्लेम भी नहीं कर सकता। मैं बताऊं सबसे बेस्ट एक्यूरेसी क्या है? 30-40% बेस्ट एक्यूरेसी इन द वर्ल्ड, और जिसका 50 है तो वो तो मतलब गॉड लेवल्स एक्यूरेसी है। क्यों पता है? अब मैं आपको एक छोटा सा मैथमेटिक्स बताता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ट्रेडिंग इज मैथमेटिक्स। 90% एक्यूरेसी से केवल उसी की हो सकती है जो ट्रेड लेते समय दाव पर तो लाख रुपए लगाकर बैठा है, प्रॉफिट में 1000 रुपए 2000 रुपए बुक कर रहा है। अब आप सोच कर देखो कितना वल्नरेबल ट्रेडिंग है। 1 लाख रुपए दाव पर लगा हुआ है, प्रॉफिट में जैसे 2000 जाता है एग्जैक्ट, फिर 1 लाख दाव पर लगा है। ऐसे अगर मैंने लगातार 25 बार भी प्रॉफिट कर लिया ना, तो 50,000 अकाउंट में आएंगे। एक बार रॉन्ग जाना है मुझे, 1 लाख चला जाएगा। और मार्केट इतना रैंडम है, हर बार 2000 प्रोड्यूस नहीं करेगा आपके लिए। जब एक ट्रेड ऐसा आएगा कि आपको 5 पैसा भी प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, और वहां से उल्टा जाएगा और आरकाउ हो जाएगा आपका। सो पॉइंट इज यू आर बिलीविंग ऑन दैट थिंग विच इज रैंडम इटसेल्फ। तो कैसे कांस्टेंट किया जाए? जब चार्ट आपके सामने टू एंड फ्रो मोशंस कर रहा है, अगर आप अपने आप को कहो कि इसमें से मैं एक कॉमन टुकड़ा ढूंढकर निकालता हूं या निकालती हूं, जो बिल्कुल कॉमन होता है, हर समय एक जैसा दिखाई देता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कुछ पैटर्न्स के नाम लिए, और मैं उस पर अगर ट्रेड करूं
तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। वाई? क्योंकि अब मैं प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा था ना गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? व्हेन यू रिपीटेडली फॉलो वन थिंग अगेन एंड अगेन, प्रोबेबिलिटी सर्व्स यू बेटर। वाई? क्योंकि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा बताता हूँ, एक बुलसाई लगा हुआ है, आप 10 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हो और आपके पास जो बकेट है उसमें कई सारी बॉल्स है और हर बॉल की वजन एक दूसरे से 100 ग्राम अलग अलग है। हर बॉल की वजन, अगर पहले बॉल की वजन 100 ग्राम है तो दूसरे की 200, तीसरे की 300, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे 15, 20, 25 बॉल पड़े हुए हैं। अब अगर कोई भी थ्रोअर उस बॉल को बुलसाई पे मारेगा, पहला मारा उसने 100 ग्राम वेट था, नहीं लगा, अब दूसरा उठाया उसने 200 ग्राम वाला, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसका हिट होगा? 0। क्योंकि जब उसने पहला थ्रो किया, उसकी मसल्स, उसका ब्रेन, उसका आई उस डिस्टेंस के साथ, उस बॉल के वजन के साथ और उसके मसल को लगने वाली पावर के साथ जेल हो चुका था। थोड़ा बहुत उसने थ्रो किया, अब सेकेंड टाइम गेंद उठा रहा है और गेंद डबल वेट की है। अब जितना उसने अपने मेमोरी में स्टोर करके रखा था कि बॉल थोड़ी बुलसाई के ऊपर से निकल गई है, अब मैं थोड़ी एनर्जी कम लगाऊंगा, ये मैथ्स पूरा फेल हो गया। रीजन? अगर वो 100 ग्राम का ही बॉल होता तो ये उसने मुझे कैलकुलेशन जो की है, अगली थ्रो शायद बुलसाई पे हिट ना होती, बट पहली थ्रो जितने डिस्टेंस से मिस हुई है उससे कम डिस्टेंस से ये मिस होती। बट वजन चेंज हो गया तो पूरी सिचुएशन चेंज हो गई उसके लिए। अब वो पहले सैंपल में जो उसने स्टडी किया, जो एनालाइज किया, अपने आप को जो सिखाया, वो दूसरे गेंद के साथ यूज नहीं कर सकता और ऐसे ही रैंडम थ्रो करते जा रहा है। इसी का दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। अब गेंद सारी सेम वेट की है, यूनिफॉर्म है, हर गेंद का वजन एक जैसा है, बट अब उसको रिस्ट्रिक्शन ये है, जो पहला तो 10 मीटर के डिस्टेंस से करेगा, दूसरा 11 मीटर से, तीसरा 12 मीटर से और हर थ्रो के बाद 1 मीटर पीछे जाएगा। यहां पर भी सब कांस्टेंट हो ही रहा था, मैंने डिस्टेंस चेंज कर दिया, तो मैथमेटिक्स फेल हो गई। प्रोबेबिलिटी फेल हो गई। या वही मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी जो भी कहो फेल हो गई। रीजन क्यों? क्योंकि अब उसकी मेमोरी जो डेवलप हो रही है वो उस डिस्टेंस, उस वेट के साथ हो रही है। मैंने 1 मीटर से बढ़ाने की वजह से अब वो बॉल फिर से, वो जो भी उसने मेमोराइज किया है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। मतलब हर चीज अगर एक जैसी हो तो ही प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करती है। ठीक, अब आता हूँ आरएसआई पर। छोटा एग्जांपल है, शायद ये सिग्नल आप नहीं यूज कर रहे होगे, बट एक जनरल पैरामीटर है, लोग यूज करते हैं। आरएसआई 20 के नीचे जा रहा है और कटिंग अपवर्ड है तो लोग बाय करते हैं। लाइक स्टोकेस्टिक, 20 के नीचे जा रहा है, कटिंग अपवर्ड है तो बाय करते हैं। उस समय अगर आप उस पे चार्ट लगाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, जो भी लगा लो, सारे के सारे आरएसआई के सिग्नल्स जो भी 20 के नीचे से कट अपवर्ड कर रहे हैं, उन सारे सिग्नल के समय उन सबको सर्कल कर लो और एग्जैक्टली उस पर वर्टिकल लाइन प्लॉट करो। उस समय प्राइस पर जो इमेज बन रही है उसको सर्कल करो, क्योंकि आरएसआई पे जो ये नीचे 10 इमेजेस दिखेगी, आपको कॉपी पेस्ट दिखेगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे ये पहला सिग्नल आरएसआई पे आया था, उसी का भाई से दूसरा है, उसी का भाई तीसरा है, कॉपी पेस्ट है ये, क्योंकि इमेज तो एक जैसी दिखेगी, क्योंकि वो ऑसिलेटर है, नीचे ऑसिलेट करता है। बट क्या हम आरएसआई ट्रेड कर रहे हैं? नहीं, हम तो प्राइस पे एक्शन पे ट्रेड करेंगे। राइट। तो मुझे तो रैंडमनेस प्राइस से निकालना है, मैं आरएसआई से रैंडमनेस निकाल के कर क्या लूंगा? हाँ, अगर तो मैं आरएसआई ट्रेड कर रहा होता तो ये सब ठीक था, बट अब मुझे ये चेक करना है इन 10 सिग्नल के समय प्राइस पर उन्हीं 10 पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूं और अब मुझे देखना है कि ये 10 के 10 जगह पर बिल्कुल प्राइस पर एक जैसे हेड एंड शोल्डर इस तरीके से बनता है, क्या प्राइस पर उस जगह पर वही इमेज 10 जगह पर फॉर्म हो रही है? मैं आपको गारंटी देता हूं नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो। सो माय पॉइंट इज, I am not against indicator oscillator, I am against randomness. So how to delete randomness? बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूं मैं। वही ट्रेड करो, आरएसआई 20 से ऊपर क्रॉस ओवर हो रहा है, वही ट्रेड करो। बस एक शर्त और जोड़ दो, ऊपर प्राइस में जिस जिस जगह 10,000 चार्ट पे स्टडी करना, ही मैं पहले बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर है,
यू हैव टू स्टडी दिस वॉट एवर आई एम सेइंग, जो भी मैं रूल्स है पैरामीटर्स बता रहा हूँ, 10,000 चार्ट पर स्टडी किए बगैर ट्रेड मत करना, ठीक है। आपको क्या करना है, आरएसआई के वही पैरामीटर्स रखो, 20 क्रॉसिंग अपवर्ड, 20 के नीचे से क्रॉसिंग अपवर्ड, बट एक चीज कंफर्म करो, चार्ट पर भी उसी समय एक यूनिफॉर्म इमेज फॉर्म हो रही, कोई भी इमेज हो सकती है, शायद इस तरीके का डब्ल्यू हो, शायद इस तरीके का टिल्ट वी हो, मतलब इधर से स्लैंट एंगल है, इधर से वर्टिकल एंगल है, कुछ भी हो सकता है, बट यही इमेज हर जगह आरएसआई के क्रॉसओवर के साथ बननी चाहिए। अगर ये आपने कर दिया, आपने 100% रैंडमनेस आपके ट्रेडिंग से डिलीट कर दी। रीजन, आपका प्राइस यूनिफॉर्म हो गया, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ गई, क्योंकि हर दम आप एक ही इमेज ट्रेड कर रहे हो। और जब आप एक इमेज बार बार जो अपने बैक टेस्ट किए, बिलीव मी, उस बैक टेस्ट में अगर आपको एज मिल गई है ना, मार्केट आपको भर भर के पैसे देगा। फैंटास्टिक। और जब मैं भर भर के बोलता हूँ 15 to 20%, 10% पर मंथ, 5% पर मंथ बहुत होता है। बहुत है, बहुत। भर भर के मतलब एक दिन में कैपिटल डबल नहीं, वो गैम्बलिंग है। एक दिन में कैपिटल डबल करनी भी नहीं चाहिए, वो कभी भूल से एक बार हो गई, रोज नहीं होती। तो यही तो है ना, भूल से हुई है तो आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। भूल से होती है, बाय फ्लूक हो जाती है, पता नहीं चलता, अचानक से कुछ हो गया और नहीं, डबल हो गए। अचानक से कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। आज तक किसी भी ट्रेडर की लाइव मार्केट में कैपिटल डबल नहीं हुई है जो स्टॉक ऑप्शन में स्ट्रगल कर रहा है। वो गैप अप गैप डाउन में एग्जैक्टली माय एकदम पॉइंट, हुई है। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है 100 का प्रीमियम 200 देखने की, 4 बार हार्ट अटैक आ जाएगा उसको, नहीं, वो क्योंकि वो 100 से पहले 140 जाएगा, फिर 90 आएगा, फिर वो 175 जाएगा, फिर 50 आएगा, और 50 से 200 की रैली करेगा। नहीं कर पाएगा। उतने समय में तो वो 3 बार हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। सो माय पॉइंट इज, आई एम नॉट अगेंस्ट इंडिकेटर ऑसिलेटर, आप उसको भगवान बना रहे हो, इसके अगेंस्ट हूं मैं। इंडिकेटर ऑसिलेटर से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उस इंडिकेटर ऑसिलेटर को आप जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट से यूज कर रहे हो, वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। सर, भगवान तो हम सिर्फ प्राइस को ही बनाते हैं, भाव ही भगवान है, प्राइस इज गॉड। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, मे बी डिसिप्लिन इज गॉड फॉर मी। वो तो देखिए, पहले प्राइस का एक्शन आएगा, उसके बाद ही डिसिप्लिन भी साथ में ही आती है। अगर खाली प्राइस ले लिया और डिसिप्लिन नहीं ली, तब तो फिर वापस वही सब खेल पुराना हो जाएगा। लेकिन जब आप ट्रेड ले रहे हो प्राइस के एक्शन पे, वो भी डिसिप्लिन है, और उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो, वो भी डिसिप्लिन है जी, अच्छा, अब मैं आपसे, आपने एक बात जो बताई थी मुझे कि इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रॉन्गर एंड ऑल दैट, दे सी दैट कि यहाँ से जो है उनमें ताकत है ये भाव बढ़ाने की। उन्होंने कुछ देखा, एक वर्ड आपने बोला, उन्होंने कुछ देखा वो स्टॉक में, चाहे जो आपने बीएससी का एग्जांपल दिया, आईटीआई। अब आप मुझे ये अगर बताएं कि क्या देखा, जी, वो आपके सेंटेंस से ही मुझे ये क्वेश्चन आया कि वो क्या देखा बीएससी और आईटीआई में कि उनको वो रैली मिली। ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिए, ऐसे ढेर सारे स्टॉक है, मैस्डॉक, ग्राफाइट, हेग, एचएएल, बहुत सारे स्टॉक्स है। हाँ। बट पॉइंट इज, उन्होंने उन्होंने क्या देखा वो। जी, आपने हर बार ये सुना होगा, कोई तो न्यूज आई होगी, हाँ, है ना। अरे मैम, ये XYZ स्टॉक भाग गया, कोई तो न्यूज, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी ये सेंटेंस यूज करता है, कोई तो न्यूज आई होगी। हाँ। कोई न्यूज नहीं होती, कुछ न्यूज नहीं होती। हम हमेशा ये कहते हैं, यार एक्चुअल डेटा तो हमको तब पता चल जाता है जब तो रैली हो चुकी भी होती है, कहते हैं ये। वो जो एक्चुअल डेटा जो उन्होंने यूज किया ना वर्ड, वो डेटा उनके पास होता है। कैसे होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं। देखिए, मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ, तो इंस्टीट्यूशन हूँ तो मेरे पास 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, ट्रिलियंस में रुपीस है अवेलेबल। अब मैं केवल वही कंपनी, अगर आपको लग रहा है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वही बाय करता हूँ, तो आप अभी भी ना समझ लोगो। मैं तो उस कंपनी में भी इन्वेस्ट करता हूँ जिस कंपनी का अभी नामो निशान भी नहीं है। किसी गली में कोई स्टूडियो खुल रहा होगा और मुझे उसका प्रोजेक्शन अच्छा लग रहा होगा, मुझे लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा स्टूडियो का बहुत बड़ा एक चेन क्रिएट कर सकता है, तो मैं उसको भी पैसे दे दूंगा ट्रेड करने के लिए, एंजल इन्वेस्टर की तरह। वही कंपनी कल जाके स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी होगी, वही कंपनी में मैं एग्जिट भी करूंगा, 1 रुपया लगाकर मैं 1000 रुपये निकाल कर भी एग्जिट तो करूंगा। मेरा जो क्वेश्चन था वो यही था कि भाई, आपने कहा कि बीएससी जैसे 900 तक कंटिन्यू साइडवेज था, फिर ऑल ऑफ अ सडन वहाँ से उसने जंप किया
और सीधा जाके करीब 6000 टच किया। मेरे को वो वहाँ पर मुझे ये जानना है कि साइडवेज होने के बाद जो मूवमेंट आई है, बिकॉज़ आप चार्ट नहीं देखते हो, हम चार्ट देखते हैं तो हमको तो पता है ब्रेकआउट है, लेकिन आप चार्ट नहीं देखते हो, आप बोलते हो इंस्टीट्यूशंस का है, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसी क्या चीज़ देखी होगी जिसके कारण प्राइस जो है ऑल ऑफ अ सडन शूट अप होके 2x 3x 4x हो गया। सबसे पहले तो मैं चार्ट नहीं देखता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैं इंडिकेटर, ऑसिलेटर, टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखता। हाँ, जो मैं वॉल्यूम और प्राइस देखता हूँ, हाँ, बस। ओके, आई फॉलो ओनली इम्बैलेंस। ओके, Imbalance created by institutions. Institutions create imbalance on particular secret information. We can say that. अब आपने कहा कि वो डिटेल वो क्या देखी उसने। हम सबसे पहले तो ये समझ लो, 5,000, 10,000, 50,000, 50 लाख, 50 करोड़, 100 करोड़ लगाने वाला चार्ट देखता है। 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 5,000 करोड़ डेली इन वन स्टॉक डालने वाला चार्ट बनाता है। हाँ। दे डोंट सी चार्ट, दे क्रिएट इट। यही डिफरेंस हमें जानना है, जिससे हमारे व्यूअर्स को भी आज एक नई चीज़ समझने को मिलेगी कि उन्हें वो जो सभी का एक क्वेश्चन रहता है, आज ये शेयर भागा क्यों? आज क्या आया इस न्यूज़ में? तो वो जो है वो डेटा या चार्ट या वॉल्यूम या जो भी आप वो देखते हो, जो उसको आप एनालाइज़ करते हो, जो भी आप समझते हो, मुझे वो अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता दें, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। जी, जितना मैं यूएस मार्केट में सीखा हूँ, द वे इंस्टीट्यूशन ऑपरेट्स, आई मीन नॉट ऑपरेटिंग अ स्टॉक, ऑपरेट्स मीन्स उनकी प्रोसीजर, प्रोसेस होती है, उनका फंडामेंटल रिसर्च पे बहुत ज़्यादा इम्फोसाइज होता है। और किसी एक स्टॉक पर उनकी 1 महीने की, 2 महीने की रिसर्च नहीं होती, उनकी रिसर्च सालों साल की होती है। कैसे मैनेजमेंट एग्रेशन दिखा रहा है, कैसे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ये लोग कर रहे हैं, क्या नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। जैसे टाटा का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पहले लेस अग्रेसिव और ऐसी मानी जाती थी कंपनी गवर्नमेंट की तरह करती है, कार्स की क्वालिटीज़ नहीं होती और ठीक ठाक ही जो करती है। और बाद में जब उन्होंने मैनेजमेंट चेंज की, एक लीडर, अग्रेसिव लीडर मार्केट में लाया, उसके बाद टाटा नेक्सन, तो पहले जो उनकी गाड़ियाँ होती थी उस पर लोग ना उनके डिज़ाइन से अट्रैक्ट होते थे, ना उसके क्वालिटी से अट्रैक्ट होते थे। बट अभी के रिसेंट टाइम्स में आप टाटा के कार्स देखो, वन ऑफ द फाइनेंस कार दे आर प्रोड्यूसिंग। वाई? अग्रेशन आ गया। अब इस अग्रेशन, ये जो अग्रेशन आया, ये अचानक आया होगा क्या? कुछ फंडामेंटल बेसिक चेंजेस ग्राउंड से शुरू हुए होंगे। वो चेंजेस किसको पता होंगे? वो जो चेंजेस माइन्यूट से हो रहे हैं, वो किसके पास होंगी उसकी डिटेल्स? कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी ये चेंजेस करवा रही है। वो डिटेल्स वो किसको प्रोवाइड करेगी? उन इन्वेस्टर्स को, जो बड़े इन्वेस्टर्स उनको उस प्रोजेक्ट को फ्लरिश करने में मदद कर सकते हैं। उनको और कौन सी मदद चाहिए? पैसों की मदद चाहिए। इन्वेस्ट करने के लिए, प्लान्स के लिए, हर चीज़ के लिए उनको कुछ फाइनेंशियल एड चाहिए होता है किसी भी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। वो फंड जो एड करवा सकता है, दे सकता है, उसके साथ वो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हर कंपनी, कोई ना कोई, जैसे मुझे अभी मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करना है, मेरा बिजनेस अभी तक मुंबई बेस्ड था, अब मुझे अक्रॉस इंडिया मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करनी है और मुंबई में मैंने बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमाया है। अब कोई भी एंजल इन्वेस्टर आएगा, मुझे बोलेगा ये ले 50 करोड़ रुपए शुरू कर, चाहे मेरी इतनी इक्विटी, मेरा इतना शेयर। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी, मेरी मार्जिन, मेरा प्रोजेक्शन, मेरा अग्रेशन, मेरा कंपनी ऑपरेट करने का स्टाइल उसने देखा है। ऐसे ही फंडामेंटल डेटा बैक्ड डिसीजन इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। तो फिर वो अचानक से मूवमेंट आ जाता है उसमें। वो अचानक नहीं होता, वो जो मूवमेंट होता है वो इम्बैलेंस के कारण होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जब वो इंस्टीट्यूशन ने इतना इतना मतलब क्रूशल डेटा जब उसके पास आया, तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ तो नहीं लगाएगा, वो इतना पैसा लगाने की कोशिश करेगा जिससे उसको पता है कि ये ब्रांड है, कंपनी फ्लरिश करने वाली है, मैं जितना एडवांटेज ले सकूं इस प्राइस से मैं ले लूं। बट उसको ये भी पता होता है कि अगर मैं रिटेलर के साथ एक्यूमुलेशन जोन में करता रहूंगा तो 2 साल तो मुझे बाय करने के लिए लग जाएगी, ओके, क्योंकि रिटेलर डोंट हैव कैपेसिटी टू सेल एज मच एज ही वांट्स टू बाय। ठीक है, तो अब वो करता क्या है, एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो ये जो डेटा बैक्ड उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो वो इतने बड़े क्रूशियल डेटा के बाद ये डिसीजन लेते हैं,
तब वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। वो इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है? जैसे मान लो मुझे आज 5,000 करोड़ का एक XYZ स्टॉक खरीदना है, क्योंकि स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, तो एक XYZ स्टॉक मुझे 5,000 करोड़ इन्फ्लक्स बाय करना है। उतने सेलर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं जो एवरेज सेलिंग देख रहा हूँ पर मिनट कहीं पर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख वैल्यू का हो रहा है, और मैं 1 मिनट में 10-10 करोड़ का माल खरीदना चाहता हूँ। अब ये 1 लाख, 5 लाख वाले मुझे एक सिंगल रेट पर इतनी क्वांटिटी नहीं दे पाएंगे। अब एज ए इंस्टीट्यूशन मुझे क्या करना होगा? क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता, मेरा 2000 कंपनी पे रिसर्च चल रहा है, नॉट जस्ट इंडियन मार्केट, मैं मल्टी मार्केट में वो स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है कि मैं उसको आइडल नहीं रख सकता। आइडल पड़ा रहेगा तो कुछ भी नहीं कर रहा है, और मुझे स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं। तो ये जो रिसर्च चल रही है उस बेसिस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए वो बड़े पैसे को एक साथ इन्वेस्ट करते, और इसीलिए जब इंस्टीट्यूशन बाय करने जाता है तो उसके 5,000 करोड़ से 3,000 करोड़ से स्टॉक एक दिन में 10-20% चला जाता है। ओके। यस, तो इस तरह से आपका बोलने का मतलब वो एक बेसिकली डेटा पॉइंट है। तो हम लोगों को या हमारे व्यूअर्स को या जो भी चार्ट स्टडी करते हैं, कुछ भी स्टडी करते हैं डेटा को, उनको वहाँ पे देखना है कि वॉल्यूम, प्राइस, एक्शन, तीनों चीज़ कहाँ पे मैच हो रही है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर होगा क्या? आप अब मैथ्स की ब्यूटी समझिए। अब मैं आगे जो समझाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत क्रूशियल है। अब मैंने ये तो बता दिया कि इस वजह से मोमेंटम आती है, लेकिन क्या 100% टाइम मैं सही रहूँगा? नहीं रहूँगा। बट यहाँ पे मैजिक क्या है? जब भी मैं सही रहूँगा स्टॉक 20% जाएगा, और जब भी मैं गलत रहूँगा वो मेरे अगेंस्ट जाएगा। अगेंस्ट मैं अपने कैपिटल का 1% उसको खुशी से दे दूंगा। तो आप इस ऐसे स्ट्रैटेजीज में, सपोज आपको ऐसी कोई ट्रेड मिल गया, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज, आपने ऐसे कोई एक ट्रेड इसी सब्जेक्ट के हिसाब से यही स्टडी पे कोई ट्रेड लिया, जी, अब उस ट्रेड का मु- कैसे उसको डिसिप्लिन और साइकोलॉजी के साथ वर्क करोगे? जी। और इससे इजीएस्ट कोई जॉब ही नहीं है, क्योंकि हम साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट को इतना कॉम्प्लेक्स कर बैठे हैं। हर जगह हमारा एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा है ना, इस वजह से वो डिफिकल्ट लगता है। मैं क्या करता हूँ, मैं वो जो सेंटेंस थोड़ी देर पहले कहा, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स का, मैं डाई हार्ड बिलीवर हूँ। आप वो चीज़ पे आपका जिस पे कंट्रोल नहीं, उस पे अपना टाइम वेस्ट करोगे, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे कंट्रोल में क्या है? एंट्री। क्योंकि मेरे मन में है कि ऐसा बना तो मैं ट्रेड करूंगा। अब मुझे मुझे कोई गन लगाकर ये नहीं बोल सकता अभी बाय कर। मैं कह रहा हूँ जब सेटअप बनेगा मैं बाय कर लूंगा। मैंने बाय किया और मैंने ट्रेड फॉर लॉस किया है। मैं इस ट्रेड में लॉस देना चाहता हूँ। कितना? मेरे 1% ऑफ द कैपिटल देना चाहता हूँ। मैंने एंट्री की, स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। एक तो ये स्टॉप लॉस की ओर आएगा, या तो ये मेरे टारगेट की ओर जाएगा। टारगेट की ओर जाते समय मुझे ये भी पता है कि सब ग्रीन कैंडल बनाते हुए नहीं जाएगा, जिगजैग जाता है। जिगजैग जाएगा। अगर तो मैं एनालिसिस पैरालिसिस वाला बंदा हूँ, तो मैं हर बार जो वो स्विंग्स बन रहे हैं उसके टॉप पर डरूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट, और अगर मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हुए ट्रेड करूंगा तो हल्का सा भी एक रेड कैंडल, डॉजी, इवन ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम भी बनेगा ना, मैं अपने आप को ये समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ क्यों एग्जिट करना चाहिए। मैं कुछ भी करूंगा, कोई तंत्र मंत्र कर लूंगा और कहीं से एक रेजिस्टेंस ढूंढ कर निकालूंगा। अरे यार, इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, इसको यही निकाल देते। मैं राइट, आपकी इस बात पे मुझे याद आता है, जी, बहुत बार हमारे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं, और फिर उसको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई मुझे यहाँ पर एक बार निकल जाना चाहिए, वो 1 मिनट चार्ट तक पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली। अरे तुम ट्रेड वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, 1 मिनट पे क्यों पहुंचे तुम? तो वही मेरा पॉइंट है, दोनों का स्टडी ही अलग है, स्टडी भी अलग है और पेशेंस लेवल अलग है। आप उस चीज को कंट्रोल करने जा रहे हो जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। हाँ, आपकी स्ट्रैटेजी आपको केवल एंट्री तक पहुंचाएगी, इसके बाद स्ट्रैटेजी भी बोल देगी नमस्ते, मेरा रोल यही तक था, आगे दूसरी बस पकड़ो। मतलब माइंडसेट की बस पकड़ो। क्यों? क्योंकि मैं आपको एंट्री दिलवा सकती हूं, आपने मुझे यही तक बैक टेस्ट किया था। इसके आगे जो होना है वो बायर्स एंड सेलर्स डिसाइड करेंगे। तो आप उनको हाथ जोड़ के बोलो आप जो भी करोगे मुझे मंजूर है। आपका माइंडसेट शांत हो जाएगा। और जब आप फॉर एग्जांपल, मैं अगर मुझे ऑफिस जाना है, मैं घर से निकलता हूँ, मेरा ऑफिस 15 किलोमीटर दूर है,
क्या मैं 7 किलोमीटर दूर जाके ऐसा कह सकता हूँ आज मैं यहीं से काम करता हूँ, मेरी हाजिरी नहीं लगेगी, मेरी प्रेजेंट ही नहीं लगेगी ऑफिस में, मुझे सैलरी नहीं मिलेगी उस दिन की। उसी तरीके से जब मैंने 100 पे बाय किया है, 98 पे स्टॉप लॉस लगाया है और उसी समय कहा है मुझे 1:4 चाहिए, तो मेरा टारगेट 108 मैथमेटिकली डिफाइन हो गया। तो मैं 106 पे भी नहीं डरूंगा, 107 पर भी नहीं डरूंगा और 104 पर भी नहीं डरूंगा। लेकिन मैं एक मैथमेटिकल गिमिक करता हूँ कि जब ट्रेड मेरा 1:2 आ जाता है तो मैं रेट टू रेट ट्रेल कर देता हूँ और इस तरीके से मैं ट्रेड मैनेज करता हूँ। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 100 पे एंट्री की, 98 का स्टॉप लॉस लगाया, अब वो 104 आ गया, मुझे यहाँ बुक नहीं करना है, मुझे सोचना तक नहीं है बुकिंग का। लेकिन अब मैं चार्ट को बोल रहा हूँ मैं तुझे 1% ऑफ माई कैपिटल दे रहा था, तूने लिया नहीं, अब तू मुझे 2% दे रहा है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, बट अब मैं जो 1% दे रहा था ना ये भी नहीं दूंगा, अब मैं 0 पर आ जाऊंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दूंगा। अब तू मुझे ऊपर दे चाहे नीचे आकर, जो तू मुझे दिखा रहा है कि ये तू ले, मुझे वो नहीं चाहिए, तो ये वापस लेकर जा। तो मतलब मैं रिस्क पे लगा रहा हूँ, वो जो दे रहा है वो 2% और 2% कमाने के लिए। तो पॉइंट ये है, इस 2% के साथ मैंने अपना इमोशनल डिटैचमेंट कर लिया है, मुझे ये 2% पे कोई अट्रैक्शन नहीं आ रहा है। मैं अपने आप को बोल चुका हूँ, कल भी मैं स्टूडियो में बैठा था किसी के साथ, उनको मैंने मतलब जब मैं ट्रेड चल रहा था मेरा, तो PNL दिखाया $250 प्लस था मैं, और मेरा रिस्क उनको दिख रहा था $4, तो वो ट्रेल था ऑलरेडी। वो कह रहे थे आप मेरे साथ बात कर रहे हो, आपका ट्रेड खड़ा है, आप ट्रेड कंप्लीट कर लो, मुझे कोई टेंशन ही नहीं उस ट्रेड की, एक तो वो टारगेट हिट करेगा या नीचे आके $4 प्लस में मेरा ट्रेल हिट करेगा, तो एनीवेज मेरा विन विन सिचुएशन है। तो पॉइंट इज, जब आप जो M2M आपको दिखाई दे रहा है उससे इमोशनल डिटैच हो जाओगे, आपके टारगेट्स आपको एकदम क्लियर दिखने लगेंगे। दैट्स माय व्यू। अभी आप बार बार ये डॉलर की बात कर रहे हो, आप यूएस मार्केट ट्रेड करते जी। हो, राइट? यूएस के ट्रेडर्स तो बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, एल्गो यूज़ करते हैं, HFT यूज़ करते हैं, बहुत कुछ यूज़ करते हैं। और जितना भी टेक्निकल्स हमने आज तक सीखा है, डेटा रीडिंग सीखा है, काफ़ी कुछ यूएस से ही बन के आया है, चाहे वो कैंडलस्टिक हो तो स्टीव नीसल, ट्रेंड लाइन्स है तो मार्टिन प्रिंसर, ये सब इन्होंने ही हम लोग से, एलेक्जेंडर एल्डर जिन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ हमको सिखाई थी कि यू वांट टू मेक मनी, लीव आउट ऑल द इमोशंस, यस। राइट? ये हमने उनकी बुक से ही पढ़ के सीखा है। आपने यूएस मार्केट से क्या सीखा? मैम सबसे पहले तो जब मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया था तो आई वॉज अ लॉस मेकिंग ट्रेडर, कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग ट्रेडर, बट भगवान की दया से उस समय मेरे पास बहुत कम पैसे आते थे, तो लॉस कम कम होता था, सैलरी आती थी, अपने पूरे खर्चे निकालने के बाद जो छोटा सा अमाउंट बचता था उससे मैं ट्रेडिंग करता था, तो उस समय लॉस तो छोटा छोटा होता था, बट ये पता चल गया था कि कंसिस्टेंट लॉस ही हो रहा है। तो मैं कहीं तो कोई तो एक्स फैक्टर है जो ट्रेडिंग में मुझे नहीं समझ आ रहा है। एक बार ये भी सोचा कि शायद इस दुनिया में किसी कोने में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जो लोग यूज़ तो कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। जिस दिन वो स्ट्रैटेजी मेरे हाथ में लग जाएगी मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स ऐसा चलता रहा, वो खजाना नहीं मिला। नहीं मिला। बट उस समय क्योंकि मैं क्वांटिटेटिव, मेरा स्किल बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूएस मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए। फिर वो प्रॉप डेस्क मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से स्विच करते 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 मल्टीपल प्रॉप डेस्क मैंने ज्वाइन किए। वहाँ पर सबसे बड़ी लर्निंग मुझे जहाँ मिली, एक प्रॉप डेस्क था जहाँ हमारा जॉब था, आपको जो चाहिए वो ट्रेड लीजिए, जो चाहिए वो ट्रेड लीजिए, स्टॉक का रेट $200 के ऊपर नहीं होना चाहिए, $40 के नीचे नहीं होना चाहिए, ये हमें बैंड दिया गया था। फिर चाहे जो स्टॉक चाहिए वो ले लो इस बैंड के बीच का, और ये स्टॉक लेते समय आपको $2 माइनस में लॉस बुक करना है और प्लस के बारे में सोचना नहीं है। पर जिस मोमेंट पे आपके स्क्रीन पे -$2 दिख रहा है, आप एग्जिट हो जाइए। अब हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको रास्ता सामने नहीं दिखाई दे रहा है तो जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक चलते जाए, आगे का रास्ता खुद ब खुद दिख जाएगा। तो हमने भी नहीं सोचा, हमें लगा ट्रेनिंग का पार्ट है तो ट्रेड करते हैं, -$2 देख लेते हैं। और दिख रहा था कि ट्रेड किया, +$1 +$1.5 +$3 वापस आ रहा है, -$2 पे कट हो जा रहा है, हम कट कर रहे हैं मैन्युअली।
और उसके लिए हमें पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दोनों भी चीज़ें थी। रिवॉर्ड में बाइंग पावर बढ़ती थी और पनिशमेंट में आपको 5 दिन तक नो ट्रेडिंग जोन बन जाता था, ट्रेड नहीं करी दिए अगर आपने वो रूल्स फॉलो नहीं किए तो इसमें सीखते समय हमें ये सीखने मिला, जब जब हम $2 माइनस आ रहा है हम पोजीशन कट कर रहे हैं, बट जब जब ट्रेड प्लस में जा रहा है, जब वो $4 प्लस जा रहा है तो हमें एडमिन से मैसेज आ रहा है पुट योर स्टॉप लॉस एट योर रेट। जब वो $6 प्लस जा रहा है पुट योर स्टॉप लॉस प्लस $2। जब वो $8 प्लस जा रहा है पुट योर स्टॉप लॉस प्लस $4। ये हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल करते चलो, और एट द एंड ऑफ द डे पता चल रहा है 7 ट्रेड में हमने लॉस बुक किया, 3 ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया प्लस में। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ और आंखें वाइड ओपन हो गई। समझ आ गया मैं इंडियन मार्केट में लॉस क्यों कर रहा था। मैं लॉस से ही डर रहा था, और लॉस अपना बेस्ट फ्रेंड है। 7 बार $2 दे दो और जब जीत रहे हो तो $8 $10 लेकर जाओ। 7 बार आपसे वो $14 लेकर जाएगा, लेकिन 3 बार जो $8 दे रहा है वो आपको $24-25 देकर जाएगा। आपके जेब में 30% ऑफ द टाइम्स राइट आकर भी $10 बचेंगे। इससे सुपर प्रिविलेज ही नहीं हो सकता। और इसी पॉइंट को मैं आपको एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल वे में एक्सप्लेन करना चाह रहा था। बताइए। जी, क्या होता है मैम, जब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लर्निंग सम स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जाम्पल यू आर माई मेंटर, आई लर्न फ्रॉम यू, और मैं किस बिलीफ से लर्न कर रहा हूँ कि यार इतने एक्सपीरियंस ट्रेडर से लर्न करूँगा ना तो मेरी 80% एक्यूरेसी हो जाएगी, ठीक है। और मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये जो मेरे माइंड का थॉट है, ये मैं आपसे ये सब हिडन रख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैम सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी जो मैं सोच रहा हूँ ना ये मेरा पर्सनल है। अब ये आपने कभी सिखाया नहीं कि ये मेरे से सीखकर 80% एक्यूरेसी में राइट आओगे, लेकिन मैंने वो अजम कर लिया। अब अजम्पशन की वजह से हुआ ये, जब मैं ट्रेड करने लगा, जैसे ही पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करेगा, मेरे माइंड पर इतना ह्यूज बर्डन प्रेशर क्रिएट होगा, बचे हुए 9 ट्रेड में से 8 ट्रेड राइट करने हैं, क्योंकि 80% राइट आना है मुझे। अब मैं उस प्रेशर में थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, अगला ट्रेड में आई कांट अफोर्ड टू लूज, आई कांट अफोर्ड टू लूज, ये मेरे माइंड में, क्योंकि ह्यूमन मोनोलॉग सबसे ज्यादा करता है, खुद से बात करता रहता है। अब एक ट्रेडर बात कर रहा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अगला ट्रेड लूज करना, ओके, सेटअप के रूल्स कहां पर है। अगर आपका ब्रेन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड एंड ह्यूमन ब्रेन इज इनकेपेबल, बिलीव मी, इनकेपेबल ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग। हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे अभी बात करूं और अगर मुझे फोन आए और फोन उठा के कान पर रखूं मैं, तो मैं एक तो आपको सुन सकता हूं या फोन वाले को सुन सकता हूं। मेरा ब्रेन दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ रजिस्टर नहीं कर सकता। उसी तरीके से आई कांट अफोर्ड टू लूज, आई कांट अफोर्ड टू लूज, मेरा ब्रेन मुझे खुद से बात कर रहा है। उस समय में ये सोच ही नहीं सकता कि ये यहां पर ऐसे फॉर्मेशन होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, और उस चक्कर में मैं एंटिसिपेशन ट्रेड कर लेता हूं। अब सेटअप तो रहा ही नहीं, ट्रेड तो एंटिसिपेशन में हुआ। अब जब ट्रेड ही रैंडम हो गया तो उसका रिजल्ट कैसे प्रोबेबिलिस्टिक आएगा, उसका रिजल्ट भी रैंडम होगा। अब इस प्रेशर में मैं कंटिन्यूस ट्रेड किए जा रहा हूं, और एट द एंड ऑफ द डे क्या करूंगा कि यार ज्योति मैम ने मुझे गलत सिखा दिया। गलती मैंने मेरे माइंड के साथ की, मेरे एक्सपेक्टेशन मेरे प्रेशर के साथ की। इंस्टेड जो मैंने यूएस मार्केट में सीखा, अब उसमें देखो कितना ब्यूटीफुल अप्रोच है। उस ट्रेडर ने मुझे सिखाया तुझे राइट आना ही नहीं है, तुझे मार्केट को $2 दे देने। ट्रेड जैसे ही -$2 गया, तेरा एग्जिट का बटन दबने के लिए माइक्रो सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। क्या ब्यूटीफुल अप्रोच है कि तू लॉस के लिए ट्रेड करा जा। उसने बोलते समय ऐसा नहीं सिखाया हमें कि ट्रेड फॉर लॉस, ये मैंने अपने आप को डिस्कवर करवाया कि यार ट्रेड फॉर लॉस इज दी बिगेस्ट प्रिविलेज वन ट्रेडर कैन हैव। अब इसमें हुआ क्या, जब मैंने ये अप्रोच रखा, ये सीखा अपने आप से, मेरे माइंड पे से वो जो प्रेशर कुकर था वो हट गया। अब मुझे अगर जीतना ही नहीं है तो वो प्रेशर आएगा कहाँ से। अब मेरे माइंड में वो प्रेशर है नहीं, मेरा माइंड ब्लैंक है। अब अगर मेरा माइंड ब्लैंक है तो थॉट चल रहा है मुझे क्या ट्रेड करना है चार्ट पर, और एग्जैक्टली मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए अब प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में काम करेगी, और 10 में से 3-4 बार भी मैं 1:4 लेकर गया तो 5-10% इन अ मंथ आराम से ऑन 10 ट्रेड्स 15 ट्रेड्स बन जाते हैं। Great. इसी वजह से
मैं ये बिलीव करता हूँ, यू शुड ऑलवेज बिलीव इन प्रोबेबिलिटीज एंड नॉट इन सर्टनटीज एंड टेक्निकल एनालिसिस. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट ये अनफॉर्चुनेट है कि जब भी कोई ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ देखता है वो सर्टेनिटी के नज़र से देखता है और वहाँ वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है. आप अमेरिका की जो स्टडी और बताए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है. क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि और क्या सीखा आपने अमेरिकन मार्केट से या वहाँ के लोगों से, यूएस के लोगों से, जो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है? अभी मैंने आपके साथ एक लर्निंग शेयर की कि ट्रेड फॉर लॉस से कैसे अपने दिमाग पर से प्रेशर हट जाता है. ये मैंने अमेरिकन मार्केट से सीखा. बट मैंने अमेरिकन मार्केट से और एक चीज़ सीखी, क्या नहीं करना चाहिए. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये बताइए. जी. व्हाट आई लव्ड अबाउट दैट मार्केट कि टीचिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है वहाँ पर. लेकिन एक चीज़ में जो यूएस के स्टाइल से नफरत करता हूँ या फिर मैं बिलीव ही नहीं करता उस चीज़ में, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज. यूएस में कहा जाता है व्हाट इज़ योर ए सेटअप, व्हाट इज़ योर बी सेटअप, व्हाट इज़ योर सी सेटअप, व्हाट इज़ योर डी सेटअप. ये मुझे सबसे बड़ा क्राइम लगता है. मैं पहले आपको बता देता हूँ ये ए बी सी डी कहाँ से आया, ये कैसे कैटेगराइज किया गया है. ए सेटअप मतलब वो सेटअप जिस पे आपको ब्लाइंड फेथ है कि जब भी ये सेटअप बनता है 10 में से 7-8 बार तो पक्का परफॉर्म करता ही है. ये कहना ही अपने आप में मेरे थॉट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. मैं ये कहता हूँ कि आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, ये कह ही नहीं सकते हो कि मेरी एक्यूरेसी 80% आती है, 70%. मैं कहता हूँ हमेशा कि मार्केट भगवान है. मार्केट जब आपके स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने वाले फ्लो में है तो आपके 10 में से 8 ट्रेड सही चले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे. बट जब मार्केट आपके स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट, मतलब आपके स्ट्रेटेजी को जिस तरीके का ग्राउंड चाहिए उसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा है तो आपके 10 में से 1 या 2 भी सही जा सकते हैं. तो ये सर्टेनिटी है ही नहीं 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी. तो वहाँ ये बिलीफ है कि हर ट्रेडर के पास ए बी सी डी 4 कैटेगरी के सेटअप होने चाहिए. एक सेटअप जिसमें वो कैपिटल का 5% भी दाव पर लगा सकता है. बी सेटअप जहाँ पे वो कैपिटल का 2% दाव पे लगाएगा. सी सेटअप जब ए और बी नहीं ही मिल रहे हैं तो करे क्या, तो सी ट्रेड करते हैं. और डी सेटअप वो सेटअप्स है जो आप आउट ऑफ बोर्डम ट्रेड करते हो, मतलब वो गलती है, तुमको पता है फिर भी कर रहे हो. मतलब ट्रेडिंग खुजली जो होती है एग्जैक्टली वो सेटअप वो वर्ल्ड ओवर है, सब जगह है. सब ह्यूमंस के पास, और जितने भी ह्यूमन बींग है जो स्टॉक मार्केट में, सबके पास ट्रेडिंग खुजली है. जी. हम तो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख एक ट्रेड में हारते हैं. वहाँ 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन डॉलर्स लॉस होता है जस्ट बिकॉज वो मेरे अकाउंट से नहीं निकला है तो मेरा इमोशनल कनेक्ट नहीं होता उसके साथ. बट लॉस वाला ट्रेड $1 मिलियन लॉस भी होता है. तो वो लॉस में ऐसा होता है कि क्योंकि कल मुझे वही बाइंग पावर मिलने वाली है, बाइंग पावर तो माइनस होती नहीं है और वो अकाउंट से मेरे गया भी नहीं है, तो मैं कल 1:4 लेके 4 मिलियन बुक करके वो कॉम्पनसेट भी कर लूँगा. तो आप फियर नहीं होता इतने अमाउंट के साथ क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है. मतलब $100 मिलियन ऐसे ही फंड कर देते हैं वो लोग. सो वो मेरा सबसे बड़ा अनलर्निंग कह लो या जो मुझे नहीं पसंद अमेरिकन मार्केट के बारे में, ये वो चीज़ है कि आपके पास 4 सेटअप होने चाहिए, 4 अलग कैटेगरीज के, क्योंकि मार्केट हमेशा सेम नहीं होता. तो ये सेटअप नहीं तो वो काम करेगा. अगर आप इस तरीके के बिहेवियर के साथ इंडियन मार्केट ट्रेड करोगे, आप डेफिनेटली फॉर श्योर इन लॉन्ग रन आप लॉस मेकिंग ट्रेडर रहोगे. जब तक आप किसी केवल एक चीज़ को मास्टर करके चाहे अगले 3 महीने तक एक भी सेटअप ना बने, आप ट्रेड नहीं करोगे. और 3 महीने बाद अगर 10 सेटअप बने, चाहे वो स्टॉप लॉस क्यों ना हिट करे, आप 10 भी ट्रेड करोगे. अगर आप ऐसे ट्रेडर बन गए, आप इनविंसिबल बन जाओगे. इनविंसिबल का मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिट देगा, बट ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होगी आपकी. ट्रेड लॉस में जा सकते हैं, ट्रेड वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है. तो ये मैंने सबसे बड़ी लर्निंग ये उठाई है, जो मैंने आपको कहा कि प्रेशर हटा दो, और दूसरी ये कि ये जो कर रहे हैं ये मत करो. ये जो 4 सेटअप ए बी सी डी 4 कैटेगरी वाले हैं, ये बिल्कुल हानिकारक चीज़ है. डू नॉट एवर ट्राई इट. तो ये मैंने वहाँ से सबसे बड़ी लर्निंग ली है. और आपके ऐसा क्या है जो आप हमारे व्यूअर्स को सिखाना चाहते हो जिससे मैं भी कुछ थोड़ा और सीख लूँ? मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मैं आपका रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ
बट बिलीव मी, मैं फॉलो केवल विजडम के लिए करता हूँ, एनर्जी के लिए करता हूँ। मैं आपके किसी भी नॉलेज से कोइंसाइड नहीं करता। लेकिन आप इतने सीनियर होके, गाबा जी, आप इतने सीनियर होके जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हो, एक एक ट्रेडर जो आज गिव अप करने के कगार पर है, आप आज बोल रहे हैं यार पक गया मैं, मेरा अकाउंट वाइप आउट पे वाइप आउट हुए जा रहा है, छोड़ देता हूँ ट्रेडिंग। आप जैसे लोगों को देखकर एक एनर्जी मिलती है, यार यार ये लोग नहीं गिव अप कर रहे, इतने मतलब ये लोग हर चीज से पार होकर ही यहाँ तक पहुंचे होंगे, तो रास्ता है। अभी मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट रास्ता जरूर है। तो मैं उनको लर्निंग में सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, हर ट्रेडर, मैंने कई बार कहा है और ये केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एवरीबडी इज हैविंग अ पोटेंशियल बीइंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्यों? क्योंकि गेम ही माइंड का है। और मैं बिलीव करता हूं 90% जनता जो होती है वो इंटेलिजेंट होती ही है, वन और दी अदर वे। बुकिश नॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस सब में होता है। तो अगर वो ये इसको स्ट्रैटेजी का गेम छोड़कर माइंडसेट के गेम पर ट्रांसफॉर्म कर देना, तो उनके लिए ये जर्नी थोड़ी सुखद हो जाएगी, थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। यू आर राइट, नॉलेज और इंटेलिजेंस सबके पास है। सिर्फ ये होता है कि वो जब मार्केट में बैठते हैं तो ये दोनों चीज़ें पता नहीं कहाँ खो जाती है, और भर भर के इमोशंस, डर, फोमो, ये सामने आके बैठ जाते हैं इनके साथ में, और जो काम की चीज़ें हैं वो पीछे गायब हो जाती है, पीछे के रास्ते से निकल जाती है। जी मैम, इसका रूट कॉज जो है ना, एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं हर ट्रेड के पीछे प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस को लाऊंगा तो मेरे एक्सपेक्टेशंस फेल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट विल नॉट रिवॉर्ड मी एवरी टाइम। जब वो रिवॉर्ड दे रहा होगा, मैं हमेशा कहता हूं, एवरी प्री मैच्योर एग्जिट यू हैव कट योर विनिंग पोजीशन। आपने वो जो पैसे देने वाला ट्रेड था उसके पैर काटे हैं, ना कि लॉस देने वाले। आप हमेशा हर विनिंग पोजीशन में या लूजिंग पोजीशन में जब प्री मैच्योर एग्जिट करते हो, आप विनर के पैर काट रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि आपको नहीं पता 10 में से कौन से वो 3 हीरे हैं जो 1:10 जाने वाले हैं। तो एवरी टाइम आप जब लॉस बुक करते हो, 7 ट्रेड का स्टॉप लॉस बचाने के लिए वो जो 3 जैकपॉट है वो खो देते हो। राइट। और यही आपको समझना होगा कि जब तक मैं प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन से ट्रेड करूंगा, एंजाइटी, पेन, एंगर, हर चीज इमोशंस के साथ आएगी ही आएगी। मेरा तो यही कहना होता है, ये सब चीज़ों को लेकर मार्केट में आप अकेले बैठो, इन सब चीज़ों को लाकर अपने साथ में मत बैठाओ। जी, तो यही मैं कहती हूँ कि अकेले बैठो, खुद से ट्रेड करो। मीन्स ये सब आपके फ्रेंड्स आके बैठ जाएंगे ना, फियर है, इमोशंस है, ये सब जो आके बैठ जाएंगे ना, ये आपको ट्रेड नहीं करने देंगे, आपको परेशान करके रख देंगे, बहुत डिस्टर्ब करते हैं ये सब। जी मैम, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। ये मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि इन सबको मत बैठाओ। एक्चुअली इमोशंस का रीजन ही है योर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ एवरी ट्रेड। इसीलिए मेरा सजेशन है, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। हम ट्रेड के लेने के बाद एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम एक्सपेक्ट करके घर से आते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ढूंढते मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जब आप एक्सपेक्ट करके आते हो तो माइंड में प्रॉफिट चल रहा है, इसीलिए आपका सेटअप आपको तो नजर ही नहीं आ रहा है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिस दिन आपने प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ले लिया, आप इनविंसिबल बन जाओगे। हैं। हाँ, तो आपको हर जगह सेटअप दिख रहा है इसीलिए। इसीलिए करेक्ट। तो फाइनली यही हुआ कि चार्ट्स बुरे नहीं है, हम चार्ट्स का मिसयूज कर रहे हैं। जी, आप जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हम हो, चार्ट्स में ट्रेड ढूंढते हैं हमारे अकॉर्डिंग, हम चार्ट्स को उस तरह से रीड नहीं करते हैं जैसे चार्ट्स हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। चार्ट इज अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैरेक्टर। इफ यू आर एग्जिटिंग पोजीशन, you are fearful in real life also. If you are holding your losses continuously, you are lethargic in real life also. So चार्ट पे जो ट्रेड कर रहे हो, जो चार्ट पे आप देख रहे हो, वो आपका रिफ्लेक्शन है। As simple as that. That is what I can say. थैंक यू सर फॉर सच अ वंडरफुल पॉडकास्ट। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, आज आपको मज़ा आया भी होगा
क्योंकि जो नॉलेज सर ने दी है वो सारी दुनिया से परे हटके, टेक्निकल्स ऑप्शन सब से हटके अपनी मेंटालिटी और साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करते हैं, प्लस जो हमसे आगे हैं हर चीज़ में, जिनको हम मानते हैं, जिनके थ्रू हम सारी नॉलेज लेते हैं, यूएस मार्केट्स, वहाँ पर लोग कैसा सोचते हैं वो भी उन्होंने हमको बताया। सो आई रियली अप्रिशिएट हिज नॉलेज, और वो कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कमाते हैं। अगर यही चीज़ हम भी अपनी ट्रेडिंग में लाना शुरू कर दें तो फिर क्या बात है। तो फ्रेंड्स, इसी बात से फिर बाद में मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगी जो हमेशा करती हूँ, इस नॉलेज को जितना फैला सकते हैं फैलाइए। लाइक सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, लेकिन शेयर जितना करेंगे उतने ही दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा। आपके फ्रेंड्स, आपके जानने वाले सबको ऐसी अच्छी नॉलेज मिलेगी, और मुझे भी खुशी होगी कि हम लोग एजुकेशन की तरफ, नॉलेजेबल ट्रेडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इमोशनलेस ट्रेडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। नमस्ते।